पिछली क्लास में मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालना सिखा दिया था, उसके अलावा डिफरेंस ऑफ सेट्स वगैरह वो सब भी बताया। आज दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं सेट्स के, वो बता रहा हूं। इनको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉज। पहला लॉ है ए यूनियन बी होल डैश। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे यूनियन का डैश है, कॉम्प्लीमेंट है, तो जब अपन इस डैश को अंदर ले जाते हैं तो ये बीच का साइन अपोजिट हो जाता है। यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है, ऐसे याद रख सकते हो। जैसे ही डैश अंदर जाएगा तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा। यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। तो दूसरा लॉ अब इसी से याद हो गया अपन, ए इंटरसेक्शन बी का डैश है। यदि डैश हम अंदर ले गए, ए डैश बी डैश, तो साइन चेंज, इंटरसेक्शन की जगह। इनको अपन बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। अब क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे तुम्हें और बोलेंगे कि सेट्स की मदद से डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करो। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं अपन को आना चाहिए। प्रूव कैसे करते हैं सेट की मदद से वो बता रहा हूं। सपोज जैसे एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, एक सेट ए है 1 2 3 4, एक सेट बी है 3 4 5। अब इन सेट्स की मदद से अपन को ये लॉज प्रूव करने हैं। तो हम फर्स्ट लॉ लेते हैं सबसे पहले, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अपन पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए यूनियन बी निकाला तो यूनियन है मतलब सबको लेना है विदाउट रिपीटेशन। ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया ए यूनियन। अब क्या चाहिए अपन को पहले वाले में, कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड ली इसकी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो अपने सेट में प्रेजेंट नहीं है, उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी के अंदर नहीं है। तो देखो यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट्स हैं, ए यूनियन बी में ये एलिमेंट्स हैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर ये जो 6 आ रहा है वो इसके अंदर नहीं है, बाकी 1 2 3 4 5 हैं। इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 6 हो। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले अपन ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश वही कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए, मतलब u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, 1 2 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो u का कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, 5 और 6। तो a डैश हो गया 5 6, a डैश की वैल्यू आ गई। ऐसे ही b डैश u माइनस b, u के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। u में आ रहा है 1 2 3 4 5 6, b में 3 4 5। तो 3 4 5 तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो u का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, 1 2 एंड 6। ये हो गया 1 2 6, ये b डैश आ गया। अब फर्स्ट पार्ट की RHS क्या थी, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो अब हमने निकाला a डैश इंटरसेक्शन b डैश, मतलब ये जो a डैश है, ये जो b डैश है, इनमें इंटरसेक्शन, इनमें कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। 5 6 इसमें है, 1 2 6 इसमें है, तो 6 दोनों में कॉमन है। तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है ये हो गया 6। तो देखो ये सेट के अंदर आएगा, LHS थी 6 और RHS वो भी 6। तो LHS RHS सेम आ गई, therefore LHS is equal to RHS।
हो गया प्रूफ, फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। ए इंटरसेक्शन बी, ये सेट ए था, ये बी था, दोनों में कॉमन क्या रहा है 3/4, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया 3/4। अब लेफ्ट हैंड साइड निकाली, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट LHS, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू के वो एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। यू के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ए इंटरसेक्शन बी है 3 4। तो यू के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है वो कौन कौन से हो गए 1 2 5 और 6। ये आ गया 1 2 5 और 6। ये आ गई अपनी क्वेश्चन की LHS, ये निकल आया। अब RHS निकालते हैं। RHS A डैश यूनियन B डैश, A डैश यूनियन B डैश। हम निकाल चुके हैं पहले A डैश और B डैश। A डैश ये था 5 6, यहां लिख देता हूं। A डैश था 5 6 यूनियन, B डैश था 1 2 6। ये अब इन दोनों का यूनियन कंबाइन कर दो विदाउट रिपीटिशन। 1 2 6 और 5 6 को कंबाइन करा तो 1 2 5 6। RHS आ गई। देखो LHS RHS आ रही है सेम, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ऐसे अपन ने ये जो गिवन सेट्स थे उनकी मदद से ये जो दो लॉज थे डी मॉर्गन्स लॉज वो प्रूफ कर। आगे समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सेट्स में वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो सेट्स होते हैं उन्हीं को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, फिगर बना के रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी। मुझे ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये यूनिवर्सल सेट बनाया। यूनिवर्सल सेट अपन ने बोला था बड़ा सेट होता है, बाकी सेट उसके सबसेट्स होते हैं, मतलब बाकी सेट उसके अंदर आते हैं। ये अपन ने यूनिवर्सल सेट बना लिया। ये सेट्स ए और बी उसके सबसेट्स हो गए। ए यूनियन बी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ए यूनियन बी का मतलब हमने पढ़ा था ए और बी दोनों को कंबाइन कर दो। तो ए और बी दोनों को मिलाकर शेड कर दो ऐसे। ये तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ये अपन ने ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज हमें ए इंटरसेक्शन बी, इसको रिप्रेजेंट करना बाय वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो दोनों के बीच का जो कॉमन रीजन है उसको शेड कर दो। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। सपोज हमें ए डैश, इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना। ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए डैश का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जो ए में नहीं है। यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जो ए में नहीं है, कौन सा पार्ट है, ये वाला। यूनिवर्सल सेट ये पूरा होता है, उसका वो पार्ट जो ए के अंदर नहीं है वो ये वाला, ये ए डैश हो गया। सिंपल। सपोज हमें ए यूनियन बी का डैश, इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम। ये सेट ए, ये सेट बी, ये पूरा यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी का डैश, इसका मतलब ए और बी दोनों कंबाइन हो गए तो ए यूनियन बी। उसका डैश,
ए यूनियन बी इतना हो गया, उसका डैश मतलब यू का वो रीजन जो इस ए यूनियन बी में नहीं आया। तो ए यूनियन बी पूरा हो चुका था, उसको छोड़ के बाकी रीजन ये ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी रीजन ये। तो ये हो गया अपना ए यूनियन बी का डैश। अब सपोज यदि मैं करता हूं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको शेड करना है, ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, सेट बी। ए का डैश मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जो ए में नहीं है। तो ए का डैश मतलब ए को छोड़ के ये जो बाकी रीजन है वो, ठीक है, ये जो बाकी रीजन है वो सब, ये ए डैश हुआ। बी का डैश मतलब बी को छोड़ दो, बी को छोड़ के जो बाकी रीजन है वो, बी को छोड़ के बाकी रीजन वो, ये आ गया, ये बी का डैश। अब अपन को क्या चाहिए, ये जो हमने दो रीजन लिए अभी, ए डैश हमने देखा ए को छोड़ दिया, बी डैश हमने देखा बी को छोड़ दिया। अब इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन। तो हमने क्या करा था, जब ए का डैश लिया तो ए को छोड़ा, बी का डैश लिया तो बी को छोड़ा। तो ये वाला जो बाहर वाला रीजन है ये तुम देखो ए डैश में भी आया है और यही सेम रीजन जो है वो बी डैश में भी आया है। मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये पूरा बाहर वाला रीजन हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये पूरा बाहर वाला रीजन हो गया। अब तुम देखो जो हमने ए यूनियन बी का डैश निकाला था उसमें भी ए और बी को छोड़ के बाहर वाला रीजन था। जब हमने ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाला तब भी ए और बी को छोड़ के बाहर वाला रीजन आया आंसर। इसका मतलब कि ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों में शेडेड रीजन सेम आ रहा है। देयरफॉर ए यूनियन बी डैश इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यही हमने अभी पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखो जो डी मॉर्गन्स लॉ का एक लॉ था वो अपन ने ऐसे वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं। तो यदि प्रूव करने को आता है ऐसा कि वेन डायग्राम से प्रूव करो डी मॉर्गन्स लॉज, तो वो तुम इस तरह से कर सकते हो। गॉट इट। अब बच्चों सेट से रिलेटेड एक फॉर्मूला है वो बता रहा हूं तुम्हें। एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अपन इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको वेरीफाई कर सकते हो ए और बी की जगह पर कोई भी सेट लेके, ठीक है। पहले मैं बताऊंगा कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि इस फॉर्मूले को अपन यूज कैसे करते हैं किसी क्वेश्चन में। सपोज जैसे एक सेट है 1 2 3 4, एक सेट बी है 3 4 5। एन ए निकाला अपन ने, एन ए मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स इन ए। एन बी निकाला मतलब बी में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट है बस उससे मतलब है, क्या क्या एलिमेंट है उससे मतलब नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं बी में। अब हमने निकाला ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन देखो 3 4 इसमें भी है 3 4 इसमें भी है। मतलब यदि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी निकालूं सीधे सेट ना बना के, तो ए इंटरसेक्शन बी में ये 3 4 आने वाला है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हुए 2। अच्छा यदि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालूं देखूं कितने आएंगे, ए यूनियन बी मतलब ये दोनों कंबाइंड, तो क्या हो गया वो 1 2 3 4 5, ठीक है। ए यूनियन बी हुआ 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट हुआ इसमें 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 5, ठीक है। ये अपन ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल दिए।
अब अपन फॉर्मूले की LHS और RHS देखेंगे, इक्वल आना चाहिए। RHS ली मैंने, Na कितना था, Na 4, Nb कितना था 3, माइनस Na इंटरसेक्शन भी कितना था 2। इसको सॉल्व करा तो कितना आएगा 4 + 3 7 - 2 5। ये RHS आ गई। LHS देखिए, LHS क्या है, Na यूनियन B। Na यूनियन B कितना निकाला था 5। ये LHS, ये RHS आ रही है दोनों सेम, therefore LHS is equal to RHS। हो गया वेरीफाई। ऐसे कोई भी दो सेट तुम अपने मन से भी सपोज करो तब भी LHS RHS को इक्वल ला सकते हो। आ गया। अब इसका यूज किस टाइप के क्वेश्चंस में होता है वो बताता हूं। जैसे मान लो यदि अपने को ऐसा बोला जाता है कि दो तरह के प्लेयर्स हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो हॉकी पसंद करते हैं, और तुमसे बोला जाता है कि ये जो पूरे प्लेयर्स का ग्रुप है ये इतना है, ठीक है। मतलब अपन को ये बता दिया कि एक ग्रुप है प्लेयर्स का, उसमें इतने प्लेयर्स हैं, उसमें से इतने प्लेयर हॉकी पसंद करने वाले हैं, इतने प्लेयर क्रिकेट पसंद करने वाले हैं। अब बोला है कि बताओ ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो हॉकी एंड क्रिकेट बोथ पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं। तो वो जो पूरा ग्रुप है वो होता है अपना Na यूनियन B। यूनियन मतलब टोटल। तो हॉकी और क्रिकेट लव करने वाले जो प्लेयर्स हैं उनका जो टोटल ग्रुप है वो हो गया A यूनियन B। हॉकी वाले को अपन ने A मान लिया, तो हॉकी वाले जितने प्लेयर्स हैं वो गया Na। क्रिकेट वाले जो हैं वो गया NB। Na इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होगा, जो दोनों पसंद करते हैं, हॉकी एंड क्रिकेट, वो हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है। तो चार चीजें आती हैं Na यूनियन B फॉर्मूले में, चार चीजें हैं Na यूनियन B, Na NB और Na इंटरसेक्शन B। बस कोई भी तीन तुम्हें दी जाएंगी, चौथी अपन को निकालनी, ठीक है। यूनियन में जब ग्रुप आएगा पूरा वो रखोगे, इंटरसेक्शन में जो दोनों लाइक करने वाले हैं वो रखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 स्टूडेंट्स, 400 बच्चे, 400 चिल्ड्रन है, 250 हिंदी स्पीक करते हैं, इंग्लिश बोलने वाले हैं 200, बोथ दोनों निकालना है सिंपल। अभी मैंने बताया कि जो ग्रुप रहेगा वो A यूनियन में, तो उस क्वेश्चन में Na यूनियन B हो गया 400, हिंदी वाले को A ले लिया अपन ने, Na हो गया 250, NB 200, दोनों वाले निकालने हैं, मतलब N A इंटरसेक्शन भी अपन को निकालना, बस रख देते हैं। Na यूनियन B 400, Na 250 प्लस NB 200 माइनस Na इंटरसेक्शन B जो हमें निकालना, ये पता है। Na इंटरसेक्शन भी इधर आ जाएगा, ये हो गया 250 प्लस 200 माइनस 400, ये हो गया 450 माइनस 400 50, ये आ गया Na इंटरसेक्शन भी। Na इंटरसेक्शन भी मतलब वो लोग आ गए जो A और B मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों पसंद करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन यदि मान लो बोला जाता कि ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली हिंदी पसंद करते हैं, ओनली हिंदी, हिंदी पसंद करना और ओनली हिंदी पसंद करना दोनों में डिफरेंस है। हिंदी पसंद करना यदि बोला जाता है, जैसे इसमें बोला था कि 250 हिंदी पसंद करते हैं, तो यदि 250 हिंदी पसंद करते हैं, हिंदी बोलते हैं, इसका मतलब कि वो हिंदी तो बोलते हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश भी बोलते होंगे, मतलब जो हिंदी इंग्लिश जो दोनों बोलते होंगे। 250 हिंदी बोलने वाले हैं मतलब कि वो हिंदी तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं या इंग्लिश भी पसंद करते हैं, ठीक है। ये मतलब होता है हिंदी पसंद करने वाले। ओनली हिंदी, ओनली हिंदी का मतलब
कि वो सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं या सिर्फ हिंदी पसंद करते हैं, इंग्लिश नहीं करते। तो यदि इस क्वेश्चन में बोला जाता कि ओनली हिंदी वाले निकालो, तो फिर उसका मतलब होता है हिंदी में से हिंदी और इंग्लिश जो दोनों पसंद करने वाले थे उनको हटा दो। हिंदी में से हिंदी इंग्लिश दोनों पसंद करने वाले हटा दो, तो वो आ जाएंगे जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं या सिर्फ हिंदी पसंद करते हैं। ठीक है, तो यदि इस क्वेश्चन में बोला जाता तो अपन ने हिंदी वाले को ए लिया था, तो हम इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये वैल्यू रख देंगे अपन NA 250 माइनस इंटरसेक्शन वाले कितने थे 50, ये आ गया 200। तो ये वो लोग आ जाएंगे जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं या सिर्फ हिंदी पसंद करते हैं। आ गया बच्चों समझ में? अब जो आज मैंने टॉपिक समझा है, इनके ऊपर जो वर्कशीट है उसको सॉल्व करो, कोई डाउट आता है तो मुझे बताओ। थैंक यू।